वैश्वीकरण 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर है 9। सो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट लगातार कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं कि सर रोशन सर जल्दी से वैश्वीकरण के ऊपर वीडियो बनाइए, क्योंकि वैश्वीकरण का जो चैप्टर है हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। इतने कमेंट यार, क्या मतलब क्या बोलूँ मैं, ये आप लोगों का प्यार नहीं तो और क्या है, प्यार ही है यार। ये कमेंट मतलब इस बात को दर्शा रहे कि आप लोग सही में अपने स्टडी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरे चैनल पे आके आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, जब भी तो आप इतने ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। देखिए, आज के जो वीडियो है वैश्वीकरण जो हमारा चैप्टर है उसके ऊपर आधारित होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं, तो ये जो चैप्टर है वैश्वीकरण, ये पूरी तरीके से वैश्वीकरण के अर्थ, इसके प्रभाव यानी कि सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है, तो कुछ इसके नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल रहे देशों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस चैप्टर में समझने वाले हैं, मतलब इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वैसे तो हम स्टार्ट करेंगे वैश्वीकरण की परिभाषा से कि यार वैश्वीकरण होता क्या है। अब हम वैश्वीकरण से क्या समझते हैं। देखिए, बुनियादी मतलब एक शब्द है प्रवाह। वैश्वीकरण का बुनियादी जो तत्व है वो प्रवाह है। प्रवाह यानी कि फ्लो। अब ये प्रवाह का मतलब क्या है? प्रवाह का मतलब है वस्तुओं का लेन देन, है ना। एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आना जाना, पूंजी पूंजी का आना जाना, श्रम का आना जाना, या फिर विचारों का जो भी लेन देन होता है एक देश से दूसरे देश में, ये सब चीज़ें वैश्वीकरण में शामिल होता है। सिंपल सी बात है, वैश्वीकरण का आप सिंपल परिभाषा भी दे सकते हैं कि देश का जुड़ाव या फिर देश का आपस में मिलाप ही क्या है, वैश्वीकरण है। और ये देश क्यों मिलेंगे यार? आपस में कोई ना कोई जरूरत होगी दो देशों की, जब भी तो दो देश आपस में मिलेंगे, है ना। तो देशों को किन चीज़ों की जरूरत हो सकती है? वस्तुओं के लेन देन के लिए देश आपस में मिल सकते हैं, पूंजी के लेन देन के लिए, श्रम के लेन देन के लिए, विचारों के लेन देन के लिए। यही क्या है? वैश्वीकरण है। पूंजी का लेन देन करना, विचारों का लेन देन करना, जो आपस में देशों के बीच में होता है, तो ये क्या है? वैश्वीकरण है। यानी कि विश्व का मिलना, विश्व का जुड़ाव, है ना। ये वैश्वीकरण की परिभाषा में आप बता सकते हैं। अब यार, वैश्वीकरण के पीछे मेन कारण क्या है? किस कारण से देश आपस में मिल पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं? इसमें सबसे ज्यादा योगदान है प्रौद्योगिकी का। प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक, टेक्नोलॉजी। बिना टेक्नोलॉजी के आप सोचिए कि क्या आपस में ये दुनिया के रेस मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। तकनीक में जो उन्नति प्रगति हुई है ना, उसी के कारणवश क्या है कि आज पूरी दुनिया एक ग्राम के रूप में उभर के सामने। ग्राम यानी कि गांव, है ना। गांव में आप क्या है कि सभी दुनिया के सभी देशों की खबर रख सकते हैं। सभी दुनिया के देशों में आप जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी में हुए तरक्की की वजह से ही, है ना। जैसे कि टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, माइक्रोचिप है, इंटरनेट है, अन्य मतलब सूचना के जितने भी साधन विकसित हुए हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं? संचार की प्रणाली को बढ़ावा दे सकते हैं। संचार की प्रणाली में एक क्रांति सी आ गई है, मतलब सूचनाओं का बहुत ही तेजी से आदान प्रदान हो जाता है। आप सोचिए कि अगर हवाई जहाज ना होता तो क्या आप विदेशों में जा पाते? क्या आप व्यापार कर पाते दूसरे देशों के साथ? नहीं कर पाते। तो ये भी हवाई जहाज क्या है? प्रौद्योगिकी ही है। हवाई जहाज जो है, आसानी से आप एक देश से दूसरे देश में जा आ सकते हैं। ये भी प्रौद्योगिकी का ही उदाहरण है। इसके अलावा वैश्वीकरण में एक और मेन जो योगदान देने वाली जो चीज़ है, जो तत्व है, वो है वैश्विक समस्याएँ। कुछ वैश्विक समस्याओं ने भी क्या किया? देशों को आपस में मिलाया है, आपस में जोड़ा है देशों को। जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, सुनामी है ना? वैश्विक ताप वृद्धि है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत हुई, और इस कारणवश देश आपस में मिले, और इसने क्या किया? वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज बना दिया, वैश्वीकरण में विशेष योगदान दिया। ये सारे आप वैश्वीकरण में योगदान देने वाले पॉइंट्स में लिख सकते हैं। वैश्वीकरण के कारण में ये सारे पॉइंट्स हम बता सकते हैं। अब बात करते हैं वैश्वीकरण की विशेषता क्या है। देखिए, वैश्वीकरण की आपको विशेषता पता नहीं हो तो वैश्वीकरण की विशेषता में आप क्या बता सकते हैं? वैश्वीकरण में क्या होता है कि पूंजी, श्रम, वस्तु, विचार, इन सभी चीज़ों का क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में आदान-प्रदान होता है, मतलब मुक्त रूप से प्रवाह होता है, कहने का मतलब है। इसके अलावा पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिला है इससे, ठीक है? मतलब कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, वो क्या कर सकते हैं? दूसरे देशों में कंपनी खोल सकते हैं, अपनी कंपनी स्थापित कर सकते हैं। इससे पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिला। व्यापार में लगातार क्या होती जा रही है? वृद्धि हुई है वैश्वीकरण के कारण, ठीक है? अब आसानी से 2 देश आपस में व्यापार कर पाते हैं। इसके अलावा देश के बीच आपसी जुड़ाव जो है वो बढ़ गया है। देश एक-दूसरे के ऊपर निर्भर होने लग गए हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। मान लो कि अगर किसी देश में अनाज की कमी है, तो दूसरे देश से अनाज मंगा सकता है। जैसे कि हम भारत की बात करें, तो भारत के पास पेट्रोल डीजल की कमी होती है, तो भारत दूसरे देशों से क्या कर सकता है? पेट्रोल डीजल मंगा के बदले में उनको अनाज वगैरह दे सकता है। तो ये किस कारणवश हो पाया है? वैश्वीकरण के कारणवश हो पाया है। इसके अलावा महामारी है, इबोला वायरस, एचआईवी एड्स, कोरोना वायरस, है ना, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान देश क्या कर रहे हैं? आपस में मिलके कर पा रहे हैं, है ना, सहयोग कर पाते हैं एक दूसरे को। और इसके अलावा इनका प्रभाव भी देशों में देखने को मिलता है। जैसे कि वैश्वीकरण के कारण ही देश आपस में जुड़ गए हैं। इस कारण क्या है कि इसका प्रभाव भी देशों में देखने को मिलता है। जैसे कि कोरोना वायरस की हम बात कर लेते हैं, चाइना से शुरू हुआ था, है ना। इसके जो
शुरुआती लक्षण जो थे वो चाइना से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में धीरे-धीरे दुनिया के दूसरे देशों में भी फैलने शुरू हो गए। इसके पीछे कारण क्या था? वैश्वीकरण ही, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण ही तो देश आपस में जुड़ रहे हैं और चाइना के लोग दूसरे देशों में गए, वहाँ भी उन्होंने इस वायरस को फैलाया। तो इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं कि कोई भी महामारी वगैरह है, उसका प्रभाव अगर एक देश में वो महामारी फैल रहा था, उसका प्रभाव दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिलेगा। तो ये वैश्वीकरण की विशेषता में ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव करते हैं। राजनीतिक प्रभाव यानी कि आपको पता है देश की सरकार के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि जो देश की जो सरकार है वो अब सही से काम नहीं कर पा रही। मतलब वैश्वीकरण ने क्या किया, देश की सरकार को कमजोर बना दिया है और अब कल्याणकारी राज्य की जगह पे क्या है, एक न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया है। इसका मतलब क्या है कि राज्य के कामकाज में अब क्या करे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हस्तक्षेप ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि जो दूसरे देश की कंपनी है, जिसके जिसके जो ब्रांच है वो बहुत सारे देशों में है, बहुत सारे देशों में अपने जिसने ब्रांच खोल रखे हैं, जिसको हम इंग्लिश में एमएनसीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ज़्यादातर जो जो कल्याणकारी नीतियाँ है उसमें सरकार का योगदान नहीं होता है। सरकार केवल अपने आप को कुछ ही काम तक सीमित कर लिया है, जैसे कि कानून व्यवस्था को बनाने में, है ना, देश की रक्षा करने में, नागरिकों की रक्षा करने तक के जो काम है उसमें ही सरकार ने अपने आप को सीमित कर लिया है। लेकिन जो कल्याणकारी जो कार्य है वो अब देश की सरकार नहीं कर पा रही है और जितने भी आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं का जो निर्धारण है, यानी कि आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का जो निर्धारण है वो बाजार के द्वारा किया जाता है और बाजार में किसका दबदबा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से राजनीतिक प्रभाव के, ये हम नेगेटिव प्रभाव में बता सकते हैं, मतलब नकारात्मक प्रभाव में हम बता सकते हैं। लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के कारण सरकार कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि वैश्वीकरण के कारण सरकार को मजबूती भी मिली है। जो देश की जो सरकार है, जो राज्य है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी हुआ है, क्योंकि अब वैश्वीकरण के कारण राज्य के पास क्या मौजूद है? टेक्नोलॉजी मौजूद है ना, प्रौद्योगिकी, ऐसे प्रौद्योगिकी मौजूद है जिससे कि राज्य जो है, सरकार जो है वो क्या कर सकती है, अपने नागरिकों के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकती है और उन जानकारी के आधार पे एक कल्याणकारी नीतियों को बना सकती है, लोगों की और ज़्यादा अच्छे से रक्षा कर सकती है, लोगों के लिए और अच्छी नीतियाँ बना सकती है। तो इस कारण क्या है कि वैश्वीकरण जो है वो राज्य के लिए फ़ायदेमंद भी है, मतलब फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है, दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी है। तो ये आप वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव में बताएंगे। अब हम समझते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव को। देखिए, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव में हम क्या बता सकते हैं? तो आर्थिक मतलब क्या है? व्यापार से जुड़ी चीज़ें, लेन-देन से जुड़ी चीज़ें आर्थिक प्रभाव में आ जाएगा, है ना? तो देखिए, वैश्वीकरण के कारण क्या है कि बहुत सारी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या फिर जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक कह सकते हैं, या फिर विश्व व्यापार संगठन है, इसका जो प्रभाव है वो बढ़ गया है। इनकी भूमिकाएँ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और वैश्वीकरण के कारण क्या है कि व्यापार पे जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे पहले, है ना? आपको पता है कि भारत ने 1991 में वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी, तो उससे पहले हमने क्या कर रखा था, व्यापार पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे। यानी कि दूसरे देशों में जो हम व्यापार करते थे तो उसमें मतलब व्यापार में बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था और भी बहुत सारी मतलब सीमाएँ लगाई गई थी। लेकिन वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, व्यापार पे जितनी भी सीमाएँ लगाई गई थी उसको हटा लिया गया। इससे क्या हुआ, आयात-निर्यात जो है, लेन-देन जो है वो देशों के बीच में बढ़ने लग गया। एक चीज़ तो आप ये बता सकते हैं। वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, पूंजी और विचारों की आवाजाही भी बहुत तेज़ी हो गई है ना? क्योंकि व्यापार पे सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आसान हो गई है। अब क्या है कि जो धनी देश के जो निवेश करता है ना? जो बिजनेसमैन है धनी देशों में और जिनके पास बहुत सारे पैसे, वो क्या कर सकते हैं, अब विकासशील देशों में भी जाके निवेश कर सकते हैं, अपनी कंपनियां स्थापित कर सकते हैं। तो इससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना? ज़्यादातर जो धनी लोग हैं उन्हीं को वैश्वीकरण के कारण प्रॉफिट होने लग रहा है। तो इससे क्या है कि बहुत सारे जो मतलब विद्वान है वो चिंतित है कि इससे क्या होगा, आर्थिक वैश्वीकरण के प्रभाव से जो जनमत है, मतलब ये अब मैं आपको नकारात्मक प्रभाव बताने लग रहा हूँ। वैश्वीकरण के जो आर्थिक में जो नकारात्मक प्रभाव है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो वैश्वीकरण के कारण क्या है कि पूरी दुनिया जो है वो दो, मतलब जनमत जो है वो दो एक तरीके से भागों में बढ़ जाएगी। एक अमीर, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, है ना, और कुछ लोग, मतलब कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग गरीब ही रह जाएंगे। जो पैसे वाले हैं, जो निवेश कर सकते हैं, वो अमीर होते चले जाएंगे और बहुत सारे लोग गरीबी की खाई में चले जाएंगे। और बहुत सारे विद्वान तो यही मानते हैं कि वैश्वीकरण के कारण बहुत ही एक छोटे तबके को फ़ायदा होगा, जो अमीर है। बाकी जो लोग जो मतलब गरीब लोग हैं, जो कि अपनी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, साफ सफाई की सुविधाओं के लिए सरकार पर निर्भर रहते हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो बद से बदतर हो जाएगी, है ना, बहुत ही ख़राब स्थिति हो जाएगी उनकी। तो ये विद्वान चाहते हैं कि इन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच का निर्माण किया जाए। सामाजिक सुरक्षा कवच का मतलब है कि जो गरीब लोग हैं,
है ना? उनको वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव जो है उससे बचाया जाए। उनके आर्थिक जो दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है वैश्वीकरण के, उससे बचाया जाए किसके माध्यम से? सामाजिक सुरक्षा कवच के माध्यम से। लेकिन कई विद्वान तो कहते हैं भाई सामाजिक सुरक्षा कवच से भी काम नहीं चलेगा, हमें इससे भी ज़्यादा बेहतर कारगर तरीके अपनाने होंगे ताकि हम गरीब लोगों को वैश्वीकरण के प्रभाव से बचा सकें। कुछ विद्वानों ने आर्थिक वैश्वीकरण को तो पुनः उपनिवेशीकरण का नाम दे दिया है। पुनः उपनिवेशीकरण का मतलब क्या है कि दोबारा से पूरी दुनिया गुलाम बन जाएगी। किसकी गुलाम? बहुराष्ट्रीय कंपनियों की, है ना? बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। सारे कुछ निर्धारित जो कीमत निर्धारण करना है ना? मार्केट को किस तरीके से चलाना है, वो सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही निर्धारित करती है। तो उनका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव में बताएँगे। अब हम आखिर में बात करते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव की। सांस्कृति यानी कि हमारी संस्कृति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है? हमारे खान-पान, हमारे रहन-सहन पे वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो देखिए वैश्वीकरण के कुछ अगर हम सांस्कृतिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिला है। अब ये सांस्कृतिक विविधता क्या है? सांस्कृतिक वैविधीकरण भी इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या है कि एक ही संस्कृति में आप बहुत सारी संस्कृति की परछाई देख सकते हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में भी आप देखेंगे हमारे रहन-सहन या हमारे खान-पान में अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव भी आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि अब हम मतलब बहुत सारे जो भारतीय लोग हैं वो नीली जीन्स के साथ कुर्ता पजामा नज़र आ जाएँगे। या फिर आप अमेरिका में जाएँगे तो वहाँ पे आपको खादी कुर्ते में आपको नीली जीन्स पहने हुए अमेरिकी को भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या है? सांस्कृतिक विविधता ही का ही या एक उदाहरण है। इसके अलावा आप खान-पान की बात करें तो इंडियन फूड आपको अमेरिका में भी देखने को मिल जाएगा और जो अमेरिकन फूड है वो इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो ये तो भाई अच्छे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसके ज़्यादातर नकारात्मक प्रभाव है क्योंकि इससे सांस्कृतिक एकरूपता या सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा मिल रहा है। सांस्कृतिक समरूपता का मतलब क्या है? सांस्कृतिक समरूपता का मतलब है कि जो पश्चिमी संस्कृति है, वो दुनिया के दूसरे जो कमज़ोर संस्कृति है, उस पे लादा जा रहा है ना? अमेरिका की जो संस्कृति है, अमेरिका के खान-पान की अगर हम बात करें, उनके रहन-सहन की बात करें, तो उनकी जीवन शैली जो है या उनके रहन-सहन का जो प्रभाव है, वो दूसरे देशों में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग मतलब उनकी संस्कृति को अपनाने लग रहे हैं। तो इससे क्या है कि ताकतवर संस्कृति और ज़्यादा प्रभाव अपना बढ़ाता जा रहा है। जैसे कि हम बात करें भारत की हम बात करें तो भारत में धोती कुर्ता का चलन था। लेकिन अभी हम नीली जीन्स जीन्स में देखते हैं। ज़्यादातर हम युवाओं को देखें तो वो नीली जीन्स पहनना पसंद करते हैं और नीली जीन्स कौन-सी जीवन शैली का प्रतीक है? अमेरिकी जीवन शैली का प्रतीक है। तो उसका प्रभाव बढ़ रहा है ना? इसके अलावा मैकडॉनल्डीकरण की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसमें आपको पता है कि मैकडॉनल्ड जो है वो अमेरिकी कंपनी है और पूरी दुनिया में इसके ब्रांचेज़ है। पूरी दुनिया में बहुत सारे ब्रांच है इसके और ये भी अमेरिकी जीवन शैली को दर्शाने लग रहा है। ठीक है? और वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो प्राचीन संस्कृति है और जो धरोहर है वो धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। और यहाँ पे क्या है कि जो पावरफुल जो संस्कृति है उसका दबदबा देखने को मिल रहा है, जो कि पूरी मानवता के लिए क्या है? खतरनाक है। भारत और वैश्वीकरण पहला टॉपिक है हमारा। देखिए भारत ने वैश्वीकरण की नीति को वैसे 1991 में अपनाया था, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं है कि भारत का दूसरे देशों से कोई व्यापारिक संबंध नहीं था या दूसरे देशों से हमारे कोई लेन-देन नहीं होते थे। हम अगर प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में भी हम दूसरे देशों के साथ लेन-देन किया करते थे। जब भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, तो अंग्रेज़ों ने क्या काम किया था? वो भी हमारे साथ लेन-देन करते थे। हमारे देश से जो भी कच्चा माल है उसको अपने देश में लेके जाते थे, है ना? उसके बाद फिर उन्हीं को तैयार माल के रूप में बदल के हमारे को ही बेचा करते थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाया करते थे। तो हम जब आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद हमने क्या किया? संरक्षणवाद की नीति अपनाई। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इतिहास को समझा, उसके बाद हमने संरक्षणवाद की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत हमने क्या किया? घरेलू उत्पादों पर हमने जोर दिया कि हमें क्या करना है? अपने घर के अंदर ही हमें हमें चीज़ों को बनाना है ना? हमें दूसरे देशों से नहीं मँगाना। हम घर में से ही अपने देश में ही चीज़ों का निर्माण करेंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाएँगे। ठीक है? लेकिन फिर भी क्या था कि ज़्यादा उतना कारगर सिद्ध नहीं हो पाया ये नीति और भारत कई मामलों में तो ठीक रहा लेकिन कई मामलों में पिछड़ भी गया था। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीज़ें जो थी वो उतना ज़्यादा मतलब विकसित, डेवलप नहीं हो पाई थी। हमने क्या किया 1991 में वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी। जब भारत की नई आर्थिक नीति आई थी 1991 में, तो उसके तहत हमने वैश्वीकरण की नीति को अपनाया था और हमने अर्थव्यवस्था को दुनिया के दूसरे देशों के लिए खोल दिया था, है ना? खुलेपन की नीति हमने अपनाई थी और दूसरे देशों से हमने बड़े मात्रे में मतलब ज़्यादा बड़े पैमाने पे हमने व्यापार करना शुरू कर दिया था। और वैश्वीकरण को अपनाने की वजह से क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ कि लगभग हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी की जो वार्षिक वृद्धि दर थी वो 7.5 दर्ज की गई, है ना? वैश्वीकरण की नीति को अपनाने के बाद। उससे पहले हम अगर 1990 तक की अगर जीडीपी की वृद्धि दर की बात करें तो 5.5 थी,
लेकिन वैश्वीकरण की नीति आपको अपनाने के बाद 7.5 हो गई थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था। वैश्वीकरण के कारण क्या है कि भारत के बहुत सारे नागरिक दूसरे देशों में अभी जाने लग रहे हैं, आपको पता है, और वहाँ पे अच्छे पोस्ट पे है वो। बहुत सारी विदेशी कंपनियाँ हैं, उसमें भी अच्छे पोस्ट पे भारतीय नागरिक आपको देखने को मिल जाएँगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम सुंदर पिचाई की बात कर लेते हैं, गूगल के सीईओ है ये, है ना? आप लोगों ने शायद इससे पहले नाम सुना भी नहीं होगा। तो ये गूगल के सीईओ है। इसके अलावा भारत ने जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के फील्ड में भी क्या किया है, अपना वर्चस्व स्थापित किया है, और यहाँ पे भी बहुत सारे कामयाबी हासिल भारत ने किए हैं, और ये सब जो है वो वैश्वीकरण के कारणवश ही हो पाया है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वैश्वीकरण का विरोध, है ना? वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे हमें 2 विचारधारा जो है, 2 प्रकार की विद्वान कह सकते हो, 2 विचारधाराओं के माध्यम से हम वैश्वीकरण के विरोध को समझने वाले हैं। यहाँ पे एक है वामपंथी। वामपंथी हम उन विचारकों को कहते हैं, या फिर उन लोगों को कहते हैं जो कि मतलब आर्थिक स्थिति, लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसको बराबर करना चाहते हैं, समानता को बढ़ावा देना चाहते हैं, है ना? ये वामपंथी है। गरीबों की भलाई की जो बात करते हो, वामपंथी है। और दूसरे हम दक्षिणपंथियों की भी बात करेंगे, उनका वैश्वीकरण को लेकर क्या विचार है। दक्षिणपंथी उन्हें कहते हैं जो कि सांस्कृतिक धरोहर को बचाना चाहते हैं, जो हमारे पुराने प्राचीन मूल्य हैं उनको बचाना चाहते हैं। तो उन दोनों के आधार पे हम वैश्वीकरण के विरोध को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार ये जो वामपंथी है वो वैश्वीकरण का विरोध क्यों करते हैं। तो वामपंथियों का मानना ये है कि वैश्वीकरण के कारण असमानता में वृद्धि हुई है। मतलब यार बहुत सारे लोग तो भाई वैश्वीकरण की नीति को अपनाकर वो क्या हुए, व्यापार कर पा रहे हैं, उनके पास, जिनके पास पैसा है वो काफी अमीर हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि असमानता लगातार बढ़ती जा रही है ना? वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि राज्य की कार्य करने की क्षमता कम हो गई है। इस कारण जो सरकार है वो गरीबों की भलाई नहीं कर पा रही है, ऐसा इनका मानना है, वामपंथी का मानना है। अब हम दक्षिणपंथियों की बात कर लेते हैं। दक्षिणपंथी वैश्वीकरण का विरोध क्यों करते हैं? तो उनका मानना ये है कि भाई वैश्वीकरण से मतलब निपटने के लिए हमें संरक्षणवाद की नीति को अपनाना होगा, यानी कि जो जिनके ऊपर वैश्वीकरण का जो कुप्रभाव पड़ रहा है उनको बचाने के लिए हमें संरक्षणवाद की नीति अपनानी चाहिए, उनको बचाना चाहिए, है ना? उनका मानना ये, दक्षिणपंथियों का मानना है कि वैश्वीकरण के कारण जो हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य है उसका हास्य हो रहा है। हमारे सांस्कृतिक मूल्य धरोहर धीरे धीरे खोता जा रहा है, उसकी हानि हो रही है ना? और इसके पीछे का मेन कारण क्या है? वैश्वीकरण। तो ऐसा दक्षिणपंथियों का मानना है। ये चीजें आप दक्षिणपंथी और वामपंथी का वैश्वीकरण की लेकर मतलब विरोध को लेकर जो विचार है उसमें आप बता देंगे। अब देखिए, वैश्वीकरण का विरोध करने का एक सबसे फेमस मंच जो है वो वर्ल्ड सोशल फोरम है ना? वर्ल्ड सोशल फोरम की अगर हम बात करें तो ये वैश्वीकरण के विरोध के लिए एक मंच प्रदान करता है, और इस मंच के तहत जो मानवाधिकारी जो कार्य करता है, या पर्यावरणवादी जो है, मजदूर है, युवा है, महिलाएं हैं, वो सब क्या हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, और जो ये नव उदारवादी वैश्वीकरण है उसका विरोध कर सकते हैं। तो एक मंच पर प्रदान करता है वर्ल्ड सोशल फोरम। तो देखिए, वर्ल्ड सोशल फोरम की कुछ बैठकों के बारे में आप जान ले। तो ये वर्ल्ड सोशल फोरम जो है, इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे, है ना, पोर्टो अल्गेरे नामक जगह पे हुई थी, जो कि 2001 में हुई थी। उसके बाद 2004 में भी इसकी बैठक बुलाई गई थी, जो कि मुंबई इंडिया में बुलाई गई थी। इसके अलावा 2018 में भी इसकी बैठक बुलाई गई है, अभी हाल फिलहाल में, तो 2018, ठीक है। तो ये जो 2018 का जो बैठक था वो भी ब्राजील में ही बुलाया गया था। तो ये बैठकों की डेट के बारे में आप लोग जरूर याद रखें। देखिए, भारत में वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जाता है, ये आखिरी टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। तो भारत में वैश्वीकरण का विरोध करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ, इस कारणवश भारत में बहुत सारे लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, है ना? इसके अलावा जो बहुत सारे किसान हैं उन्होंने विदेशी कंपनियों से उर्वरक या फिर खाद वगैरह खरीदा, लेकिन उनकी फसल चौपट हो गया, तो इस कारण भी उनकी नाराजगी है। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना ये है कि जो मतलब बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां थी, वो भारत की जो नीम के पौधे हैं उसको पेटेंट करवाने की कोशिश की थी, है ना? तो इस चीज़ का भी विरोध किया गया। इसके अलावा जो हमारे मतलब जो दक्षिणपंथी लोग हैं, दक्षिणपंथियों का मानना ये है कि भाई वैश्वीकरण के कारण भारत की पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जो हम मूवी देखते हैं, जो हम टीवी में चीज़ें देखते हैं, उसमें ज़्यादातर पश्चिमी संस्कृति का के बारे में दिखाया जाता है। तो इस कारण आप देखेंगे कि जो मतलब हमारे कॉलेज और स्कूल के जो विद्यार्थी है वो अब वैलेंटाइन डे मनाने लग रहे हैं, है ना? भारतीय त्योहारों को भुलाकर वो पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी जो त्योहार है उसको अपनाने लग रहे हैं। तो इस चीज़ का भी जोरदार विरोध भारत में किया जा रहा है, ठीक है? तो ये ऐसे कारण है जिससे कि भारत में वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में समझानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं।
आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज करें और बताएं रोशन भैया ये दिक्कत है, आप मेरे को समझाएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर एक समस्या का समाधान करने की, लेकिन कम से कम आप मैसेज करें, ठीक है? आप अपनी समस्या को बताएं, आपकी समस्या के लिए हम हैं, है ना? आपकी समस्या है तभी हम हैं, आपकी समस्या नहीं होंगी तो हम नहीं होंगी, हम यूट्यूब पे क्यों आएंगे यार? आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए तो आ रहे हैं, तो आप लोग अपनी समस्याएं ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना